हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं योगेश, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर टेक्नोफाइल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कितने सारे साइबर अटैक्स हम पर आज तक हुए गए हैं। जान लेते हैं कब और कैसे इन्हें अंजाम दिया गया है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, जैसे 1990 से अगर 2020 के ग्राफ में देखा जाए तो जनरेशन 1 से जनरेशन 5 ये सारे अटैक्स हम समझ लेते। जनरेशन 1 में लेट 1980s में वायरस आने लग गया था दोस्तों, जो कि एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर अपना असर करता था, जिसके बाद इसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस प्रोडक्ट आने लग गए। जनरेशन 2 में हैकर्स नेटवर्क तक पहुंच गए और मिड 1990s में उनके अटैक्स इंटरनेट द्वारा सारे बिजनेस पर इम्पैक्ट करने लग गए, जिसके बाद इन्हें रोकने के लिए फायरवॉल बनाई गई। जनरेशन 3 में वेब एप्लीकेशन को हैकर्स टारगेट करने लग गए दोस्तों, जो कि अर्ली 2000 में देखा गया है कि वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके ये एप्लीकेशन को अफेक्ट करके कैसे उनके बिजनेस को अफेक्ट करते थे, जिसके बाद IPS IDS जैसी चीज़ें आने लगी इन्हें रोकने के लिए दोस्तों। जनरेशन 4 में पेलोड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया हैकर्स द्वारा, जो कि 2010 में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक अटैक्स को भी अंजाम दिया और पेलोड के द्वारा बैकडोर्स क्रिएट करके बहुत सारी परेशानियां बिजनेसेस को इन्होंने दी थी। लेकिन उसके बाद एंटी बॉट सैंडबॉक्सिंग जैसे प्रोडक्ट लाकर इन्हें रोका गया। जनरेशन 5 में ये से मेगा किया जाता है, मेगा कहा जाता है। तकरीबन 2017 में अगर आप देखोगे तो मल्टीवेक्टर मेगा अटैक्स हुए गए, जिसमें एडवांस अटैक टूल्स इस्तेमाल किए गए दोस्तों हैकर्स द्वारा। इसे रोकने के लिए हमें एडवांस थ्रेट प्रिवेंशन सॉल्यूशंस पे आना लगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ 5% इंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो कि जनरेशन 5 तक के सारे साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज 95% कंपनीज दोस्तों जनरेशन 4 तक के जितने भी अटैक्स होते थे, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी थे, उन सारे अपने साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल करके उन्हें रोका जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जनरेशन 1 में अगर देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, स्टैंड अलोन डिवाइस के ऊपर ये वायरसेस रन करने का काम किया गया था, जिस पे फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अन्य कंप्यूटर में अगर इसे फैलाना हो तो फ्लॉपी डिस्क के द्वारा इसे फैला जा सकता है, जो कि एक वायरस लिखा गया था एक 15 साल के बच्चे ने एज अ जॉक के तौर पर। लेकिन ये कुछ इस प्रकार आपको मैसेज आता था अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में चल जाता है तो। ये एक्चुअली वायरस आपके बूट को इन्फेक्ट करता था दोस्तों, आपके रैम के अंदर जाकर ये वहाँ पर स्टिक हो जाता था। तो दोस्तों, जैसे इल्क्लोनर आपके रैम में घुसकर कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकता है, वैसे ही उसके बाद एक ब्रेन नाम का फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वायरस फॉर्म हुआ था 1988 में, जो कि गलती से दो भाइयों ने, जिनके नाम है बैसिट और अमजद फारूक अलवी, इन्होंने एक मैकेनिज्म लिखा था जिससे कि उनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कोई इलीगली कॉपी ना कर पाए। लेकिन उनमें वो बनाते बनाते उनके डिज़ाइन में कुछ गलतियां थी, जिसके वजह से वो उनका स्क्रिप्ट वायरस में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि खुद अपने आप ही कॉपी करके दूसरे फ्लॉपी डिस्क को इन्फेक्ट करने में सक्षम हो गया था। तो अगर उस पीसी में कोई अन्य फ्लॉपी डिस्क डालोगे तो उस फ्लॉपी डिस्क में ये वायरस रन होता था और किसी अन्य कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होता था। तो अगर इसकी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशन देखी जाए तो अगर आपके कंप्यूटर में अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो तो आप इस वायरस को रन होने से रोक सकते हो, और अगर एंटीवायरस प्रोडक्ट्स आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो इस वायरस से आपको कोई हानि पहुंचा नहीं सकेगा। तो दोस्तों, अगर जनरेशन 2 की बात की जाए तो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी में बहुत ही बड़ा रोल पाया जाता है, क्योंकि ये वायरसेस और वॉर्म्स सभी सिंगल कंप्यूटर पे अटैक नहीं कर रहे। यहाँ पर नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन सारे में ये रिफ्लेक्ट होने लग गए थे और सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करना चालू हो गया था। तो इस जनरेशन का अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं मोरिस वॉर्म से, जो कि नवंबर 1988 में पाया गया था
रॉबर्ट मोरिस एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था दोस्तों कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जिसने ये बम बनाया था। हालांकि इसके इंटेंशन इससे हानि पहुंचाना नहीं था, लेकिन ये इसकी जो इंटरनेट की गेज की साइज़ है, बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंडविड्थ कह लो, उसे कम ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल हो गया था उसके भी हाथ से, और ये डेनियल ऑफ सर्विस कंडीशंस को यूज़ करके बहुत सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकता था। इसने एक्चुअली 60,000 से भी ज़्यादा होस्ट सिस्टम्स को एक नेटवर्क में घुस के इन्फेक्ट कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी को सीरियसली लिया गया था। तो दोस्तों अगर साइबर थेफ्ट की बात की जाए, साइबर की चोरी की बात की जाए, तो साइबर क्राइम में 1994 में सिटी बैंक के खिलाफ जो अटैक हुआ था उसे हम नहीं भूल सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक रशियन यंग लड़के द्वारा ये अटैक किया गया था जिसका नाम था वाल्दिमार लिविन, जिसने यूएस के सिटी बैंक को रॉब किया था अपने घर पर बैठ के। दोस्तों इसने $10 मिलियन US डॉलर की चोरी की थी, और वो सारे पैसे उसने कई सारे दूसरे अकाउंट में पूरे वर्ल्ड में फैला दिए थे। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ ने जो सिटी बैंक में रशिया में काम कर रहे थे, रशियन अथॉरिटीज़ और FBI एजेंट्स की मदद द्वारा इसे पकड़ा गया सेंट पीटर्सबर्ग में, और बाद में इस लड़के को हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों अगर मेलिसा वायरस की बात की जाए तो जनरेशन 2 में 1999 में डेविड स्मिथ जो एक नेटवर्क प्रोग्रामर थे, इन्होंने एक मेलिसा वायरस को इंटरनेट में रिलीज़ कर दिया था, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका था क्योंकि इसने सारे ईमेल सर्वर्स की धज्जियां उड़ा दी थी, और इसने $80 मिलियन का IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नुकसान भी करवा दिया था। दोस्तों यहाँ पर इस बंदे ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ल्यूसेंट एंड टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया था। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार दिखता था कि आपको एक मेल आता था जिसमें लिखा रहता था कि ये डॉक्यूमेंट आपके बिना किसी और ने नहीं खोलना चाहिए, कृपया आप ही खोलिए। तो इसके साथ जो ये अटैचमेंट आता था वही मेलिसा वायरस उसमें बाइंड करके रहता था दोस्तों। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो ये मेलिसा वायरस आपके कंप्यूटर में इन्फेक्शन फैलाना चालू कर देता था। तो इसके बाद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई थी इन अटैक्स को मिनिमाइज़ करने में, इनसे छुटकारा पाने में। यहाँ पर फायरवॉल टूलकिट आई और इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस ट्रैफिक को एनालाइज करके इन्हें आपके कंप्यूटर के अंदर ना घुसने देना और नेटवर्क के अंदर ना आने देना, उससे बाहर ही इसको समझ के ऐसे वायरसेस के, ऐसे बम से छुटकारा पाने के लिए फायरवॉल का महत्व यहाँ पर बन गया था, और यहाँ से फायरवॉल यूज़ करना चालू हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर जनरेशन 3 की बात की जाए तो यहाँ पर सोफिस्टिकेशन और थोड़ा बढ़ गया था, जिसमें कि वायरसेस वो ये गलती से नहीं आ रहे थे। यहाँ पर अटैकर्स, हैकर्स इन्हें ज़बरदस्ती बनाकर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने की चाहत रखते थे। यहाँ पर इन्होंने सॉफ्टवेयर्स में, नेटवर्क्स में बग्स देखना, वीकनेसेस देखना, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ देखना चालू कर दिया था ताकि उनके ऊपर अटैक्स डिज़ाइन कर पाए और आपके कंप्यूटर में पेनिट्रेट कर पाए। यहाँ पर दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी चालू होने लग गए थे इन जनरेशन में, जिसमें कि आपको कोई लिंक भेजकर या कोई अटैचमेंट भेजकर आपसे उस अटैचमेंट को रन करवा कर वहाँ पर आपके कंप्यूटर में वायरस या वोम को इनिशिएट करके आपके कंप्यूटर में इन्फेक्शन फैलाया जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आई लव यू वायरस, जो दोस्तों May 4, 2000 में आया था, जिसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अटैक होता था और इसने एक ही दिन में 45 मिलियन यूज़र्स को इन्फेक्ट कर लिया था। वो इस कदर इन्फेक्ट कर लिया था कि फोर्ड मोटर कंपनी ने कुछ वक्त के लिए अपनी सारी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर ली थी दोस्तों। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो एक मेल आता है दोस्तों जिसका सब्जेक्ट आई लव यू रहता है और जिसके अटैचमेंट में JPEG, MP3 या कोई और फाइल होकर रह सकती है, जिसमें भी अगर आपने इसे ओपन किया हो या इसे रन किया हो अपने कंप्यूटर में तो यहाँ पर इसका हैंडल बैकग्राउंड में चालू हो जाता था और ये वायरस आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर लेता था दोस्तों। SQL स्लैमर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ थी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में और MSDE में, जिसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर SQL सर्वर डेस्कटॉप इंजन कहा जाता है दोस्तों, जो कि
वल्नरेबल था और इसके वजह से यहाँ पर इसका एक्सप्लॉइट आ गया था दोस्तों, जिसकी वल्नरेबिलिटी थी बफर ओवरफ्लो। और जो भी कंप्यूटर ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रन कर रहा था, ये सर्विस यूज़ कर रहा था, उस कंप्यूटर में ये 8.5 सेकंड में अपनी जो तादाद थी, जो वोम की इन्फेक्शन रेट था, वो डबल हो जाता था और इसने 10 मिनट में 90% वल्नरेबल होस्ट को इन्फेक्ट कर लिया था दोस्तों। और ये टाइम बॉम्ब वायरस, टाइम बॉम्ब वोम की कैटेगरी में आता था, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इनिशिएट हो जाता था और अपना काम चालू कर देता था। इसने दोस्तों 75,000 होस्ट से ऊपर ज़्यादा कंप्यूटर को इन्फेक्ट एक दिन में कर लिया था। और इसके जैसे आप तबाही की चीज़ें देख सकते हो, इसने एयरलाइन फ़्लाइट्स को डिले करवाया, कैंसिल करवाया था, इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करवाए थे, एटीएम फेलियर्स करवाए थे। एस्टोनिया में अप्रैल 2007 में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही भयानक तरीके से साइबर अटैक्स किए गए, जिसमें एस्टोनियन पार्लियामेंट, बैंक, मिनिस्ट्री, न्यूज़पेपर्स, ब्रॉडकास्टर, इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर ये साइबर अटैक्स किए गए थे। और इसी जनरेशन में पिंग, फ्लडिंग, बोटनेट्स का आना, स्पैम डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो गया था दोस्तों। अगर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो इन अटैक को रोकने के लिए आईपीएस और आईडीएस सामने आया, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि डिटेक्ट करता है कोई भी पैकेट में ये अगर मैलिशियस कोड आ रहा हो या कुछ स्क्रिप्ट आ रही हो या कोई पैकेट जो कि इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, तो वो यहाँ पर डिटेक्ट होता था आईडीएस सिस्टम द्वारा। उसके बाद इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी आए दोस्तों इसी के साथ, जो कि आपके पैकेट्स, नेटवर्क ट्रैफिक को देखते थे और उसमें अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती थी तो वो उस अटैक को ब्लॉक करते थे, आपके कंप्यूटर तक वो अटैक नहीं आते थे। तो नेटवर्क लेवल पे ही इसे सॉल्व करने की सॉल्यूशन मिल गया था। यहाँ पर वर्जन 4 की बात की जाए तो यहाँ पर अटैकर्स, हैकर्स बहुत होशियार होने लग गए थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स द्वारा कुछ अटैक्स परफॉर्म करना इस कदर चालू किया था कि आपसे वो इंफॉर्मेशन चुरा कर ब्लैक मार्केट में सेल करना चालू कर दिया था दोस्तों। और इन्होंने अपने अटैक्स करने के बाद वहाँ के ट्रेसेस भी मिटाना चालू कर दिया था दोस्तों। इस जनरेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टक्सनेट वोम की बात की जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 2010 में ये वोम का अटैक ईरान नटांज न्यूक्लियर रिफाइनमेंट फैसिलिटी के ऊपर किया था, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ था कि ये यूएस और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन को तोड़ने के लिए। दोस्तों, इस न्यूक्लियर रिफाइनमेंट फैसिलिटी के अंदर कुछ सीमेंस के कंट्रोलर्स थे जिनको काबू करना ये स्टक्सनेट वोम का काम था। और एक बार इस ईरानियन फैसिलिटी के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट लग जाए तो इस रिफाइनमेंट फैसिलिटी के अंदर सारे मोटर्स, पंप्स को कंट्रोल करना इजराइल से और यूएस से संभव हो चुका था। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर स्टक्सनेट को आप देख सकते हो कि ये कंट्रोल रूम का उनका जो सॉफ्टवेयर था वो कुछ इस प्रकार दिखता था और इसे फिर उन्होंने कंट्रोल करना चालू कर दिया था। मोटर्स और पंप्स के ऑपरेशंस डिस्टर्ब करके वहाँ पर ब्लास्ट करवाया गया था दोस्तों। D1 की अगर बात की जाए तो शुक्रवार अक्टूबर 21 की बात है 2016 में जो DDoS अटैक्स होने लग गए थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसने इंटरनेट सर्विसेज में हाहाकार मचा दिया था। ट्विटर, अमेजॉन, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों में इसने इस कदर गदर पहुंचा दिया था कि इन्होंने अपनी कंपनियों को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर होता ये था कि DNS प्रोटोकॉल की मदद से DDoS अटैक किया जाता था। DDoS अटैक को अगर मैं सिंप्लीफाई आपको बता दूँ, छोटी सी बात है। अगर एक अटैकर है और यहाँ पर उसको अटैक करना है तो वो अपनी सेना बढ़ाता था, अपने बोर्ड्स बनाता था और वो अच्छे वाले IPs, लेट सपोज एक अगर कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे कैमरेज लगे हुए, बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे और बहुत सारे कंप्यूटर्स है, तो इन्हें ये अपने काबू में कर लेता था और इनके द्वारा फिर एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर अटैक किया जाता था। और दोस्तों, इसने 1 लाख से भी ज़्यादा
एंड पॉइंट्स ऐसे बना दिए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसी बॉट्स की सेना बना दी थी जो इसके लिए काम करे। और यहाँ पर जो ट्रैफिक जब जाएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि एक अटैकर है जो कि अपना विक्टिम को अपने काबू में करना चाहता है, इससे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, इसके अंदर पेनिट्रेट करना चाहता है। तो ये नेटवर्क द्वारा जब घुसता था तो ये नॉर्मल ट्रैफिक को दिखाकर घुसता था, और नॉर्मल ट्रैफिक की बाद में ये स्पीड बढ़ाकर इसका कंजेशन यहाँ पर इस विक्टिम के ऊपर करता था। तो सोचो दोस्तों, अगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स अगर नॉर्मल ट्रैफिक से ज़्यादा फ्लडिंग आपके ऊपर की जाए तो आपके पास की सिक्योरिटी लेवल सारी जितने भी हो वो कुछ काम की नहीं रहती है। जैसे अगर 100 लोग आपके दरवाजे पर अगर आ जाए तो आप उस दरवाजे से बच नहीं सकते, भले ही आपने कितने भी बड़े लॉक्स उस दरवाजे पर लगा दिए हो। तो कुछ इस प्रकार ये डीडॉस अटैक होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर जनरेशन 4 अटैक्स को रोकना है, यहाँ पर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज ने बहुत बड़ा महत्व आगे आया था एंटी बॉट और सैंडबॉक्सिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर। यहाँ पर इन दोनों टेक्नोलॉजीज की मदद से ज़ीरो डे अटैक्स कम होने लग गए थे और जनरेशन 4 अटैक्स को मिनिमाइज करना यहाँ से चालू हो गया था। जनरेशन 5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अटैक्स की तादाद बढ़ गई थी और यहाँ पर ये मेगा अटैक्स में कन्वर्ट हो गए थे, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे थे और बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने अपनी पकड़ जमा ली थी। जब भी अटैक्स होते थे तो ये वर्ल्ड वाइड अटैक्स होने लग गए थे और ये मल्टी वेक्टर अटैक्स होने लग गए थे। इसका मतलब कि अगर आपके क्लाउड में हो, कहीं पे नेटवर्क्स में हो, कोई डिवाइस या कोई मोबाइल डिवाइस हो या कोई बायोमेट्रिक हो, कोई आईपी कैमरेज हो, इन सारी जगह से ये कनेक्शन जोड़ना चालू कर देते और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने इन्फेक्शन को फैलाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल था दोस्तों इस जनरेशन का WannaCry अटैक, जो कि इटर्नल ब्लू एक्सपर्ट यूज़ करके आपके नेटवर्क में पेनिट्रेट करता था और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये अपनी पकड़ जमा लेता था। दोस्तों, यहाँ पर ये काम इस प्रकार करता था कि आपके फाइल्स और आपके फोल्डर्स को, सारी चीज़ों को ये इनक्रिप्ट करके रख देता था, तो इसके बाद आप कोई भी फाइल्स और फोल्डर्स यूज़ ना कर पाए। अगर आपको उन्हें यूज़ करना है, बाद में उसे वापस लेना है इस हैकर से, तो उसे आपको पैसे देने पड़ते थे। अगर यहाँ पे 2017 की बात की जाए तो WannaCry अटैक ने 3 लाख कंप्यूटर से भी ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर इन्फेक्शन फैलाना चालू कर दिया था और वो भी 150 कंट्रीज़ के ऊपर इसने अपनी पकड़ जमा ली थी और इसने तकरीबन 300 मिलियन US$ के ऊपर बिजनेस को अफेक्ट कर दिया था दोस्तों एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी बुलेटिन की अगर बात की जाए तो MS 17010 जो रिलीज़ हुई थी मार्च 14, 2017 में, जिसमें विंडोज़ का एक SMB प्रोटोकॉल रहता है जो यूटिलाइज करता था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इटर्नल ब्लू को, जो एक एक्सप्लॉइट था दोस्तों, और इसी की मदद से वो हैकर्स, अटैकर्स आपके कंप्यूटर के अंदर पेनिट्रेट कर पाते थे। नोटपैड सेम सिमिलर टू WannaCry बोल सकते हैं, ये भी एक रैंसमवेयर की प्रजाति है दोस्तों, जो कि आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट करके रखती है और अगर इसे आपको वापस चाहिए हो तो आपको अटैकर्स और हैकर्स को भरपूर पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जून 2017 की अगर बात की जाए तो यूक्रेन, रशिया और बहुत सारे यूरोप के अन्य देशों में ये इसका इन्फेक्शन पाया गया था। तो दोस्तों एक्चुअली होता ये था कि यहाँ पर इस रैंसमवेयर को रन करने के बहुत सारे तरीके हैकर्स के पास थे, जैसे कि कोई स्पैम ईमेल को भेजकर आप ही के द्वारा, आप ही के क्लिक के बाद, वो अटैचमेंट को ओपन करने के बाद आपके कंप्यूटर में वो सारे वायरसेस रन हो जाते थे, या वो सहारा लेते थे किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पैकेज का, जो कि यमी DOC नाम का एक पैकेज रहता था दोस्तों। ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर पैकेज रहता था जो कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर यूक्रेन, रशिया और अन्य पार्ट्स ऑफ यूरोप में यूज़ की जाती थी। तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में उन्होंने ये वायरस फैला दिया था, जिसकी मदद से वो बहुत सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करना उन्होंने चालू कर दिया था। बाद में इन्होंने 2 एक्सपर्ट को भी देख लिया था जो इटर्नल ब्लू और इटर्नल रोमांस के नाम से फेमस है।
ये एक्सप्लॉइट का एडवांटेज लेकर एसएमबी प्रोटोकॉल के ऊपर अटैक किया जाता था। जो भी एसएमबी प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, जो भी फर्म जिस भी कंप्यूटर के अंदर ये सारी सर्विसेज रन हो रही है, उनको ये शिकार बनाते थे। और कई सारे उपाय थे, जैसे इनके पास कुछ टूल्स थे जिनका नाम मिमी कैट्स था, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल चुराने में माहिर था, जिससे आपके लॉगिन्स और पासवर्ड नेटवर्क एडमिन के उन्हें मिल जाते थे और बाद में वहाँ से वो आपके कंप्यूटर के अंदर शेल में घुसकर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन कर लेते थे और उसका रिमोट एक्सेस आपके कंप्यूटर से उन हैकर्स तक पहुंच जाता था और फिर वो धीरे धीरे करके सारे नेटवर्क्स में फैल जाते थे। दोस्तों, इसमें एक लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी जो आपको पता होगी वर्ल्ड वाइड, एपी मॉलर मास, जो कि इसका शिकार बन चुकी थी और इसमें उसने 200 से 300 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान भी झेला था और वो इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपना काम भी कुछ हफ्तों तक बंद कर दिया था। दोस्तों ये दिखता इस प्रकार था कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर ऐसा वॉलपेपर आ जाता था जिसमें लिखे रहता था कि आपकी सारी फाइल्स फोल्डर्स इनक्रिप्ट किए गए, अगर आपको ये रिकवर करने हैं, आपको ये वापस चाहिए हो तो आप सो एंड सो अमाउंट, जैसे यहाँ पर 300 बिलियन यूएस डॉलर की मांग की है, 300 यूएस डॉलर देने फॉर एग्जांपल किसी फाइल्स को अगर आपको रिट्रीव बैक करना है, तो वो फिर आपको एक डिक्रिप्शन की देते थे जिसकी मदद से आप उस फाइल को वापस से डिक्रिप्ट कर पाते थे और अगर आपने टाइम पे इसका पेमेंट नहीं किया तो वो डिलीट हो जाती थी। दोस्तों, तो अगर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए ये जनरेशन के अटैक्स को रोकने के लिए, तो एक्चुअली आपको यहाँ पर एआई की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको एपीटी यानी कि एडवांस पेनिट्रेशन थ्रेट की ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे ऐसा इंटेलिजेंस आपको लाना पड़ेगा जो कि रियल टाइम में बहुत फास्ट हो और रियल टाइम में इन सारी गतिविधियों को पहचान कर सस्पिशियस एक्टिविटी को फिल्टर करके अटैक होने के पहले ही आपके नेटवर्क को सेफगार्ड करें। तो सैंडबॉक्सिंग और एंटीबॉट जैसी टेक्नोलॉजीज़ को और यहाँ पर एनहांस करना पड़ा और एआई को यहाँ पर लाना पड़ा। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेयरिंग योर गुड टाइम। आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा जिसमें आपने जाना बहुत सारे साइबर अटैक्स के बारे में विद देयर एग्जांपल्स। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।